इर्तिजा ने जैसे ही नूर पैलेस के अंदर कदम रखा था, मरोज के किल खिलाने की आवाज़ उसके कानों में पड़ी थी, जो इर्तिजा की थकन को मिनटों में ख़त्म कर गई थी। इससे पहले कि उसका इतना अच्छा इस्तकबाल कभी नहीं हुआ था। बस कर दें आप लोग तो अब हंस हंस के मेरे पेट में दर्द स्टार्ट हो चुका है। मरोज की ज़िंदगी से भरपूर आवाज़ इर्तिजा के अंदर सुकून बख्श गई थी। आवाज़ों को ताक़ुब करते इर्तिजा ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ा था, जहाँ मरोज समेत घर के तकरीबन तमाम मेंबर्स मौजूद थे। अस्सलामुअलैकुम। इर्तिजा की गंभीर आवाज़ ड्राइंग रूम में गूंजी थी। इर्तिजा की आवाज़ सुनते मरोज की हंसी को फौरन ब्रेक लगी थी। जब इर्तिजा मरोज की दाईं तरफ बैठी, मुनज़्ज़ा को वहां से उठने का इशारा करती मरोज के करीब आ बैठा था। इर्तिजा की खुशबू मरोज की हवास मुअत्तर कर रही थी। मरोज खाना खा चुकी थी और अब इर्तिजा के पास बैठने से उसकी बाकी की भूख तो वैसे भी उड़ गई थी, इसलिए वो अब जल्द अज जल्द जहाँ से जाने के पर तोल रही थी, जिसे भांपते इर्तिजा के होंठों पर होंठ मुस्कुराए थे। इर्तिजा ने अरबाज से बात करते निहायत ही चालाकी के साथ टेबल पर पड़ा मरोज का हाथ अपनी गिरफ्त में लिया था। मरोज उसके सबके सामने ऐसी हरकत पर बौखला गई थी, मगर इर्तिजा ने बड़े ही नम्र अंदाज में मरोज के हाथ की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाते इर्तिजा ने हाथ अपनी गोद में रख लिया था। इर्तिजा की हरकत पर मरोज को पसीने छूट चुके थे, क्योंकि इर्तिजा बज़ाहिर सबसे बात करता बिल्कुल नामली लग रहा था, मगर नीचे मरोज के हाथ की नरमाहट अपने अंगूठों से सहलाकर महसूस करते वह मरोज की जान निकालने की तरफ था। मरोज अब काफ़ी बेहतर फील कर रही थी। अब वो खुद चल फिर भी सकती थी, मगर फिर भी एहतियात के तौर पर उसे अकेला किसी सहारे के बगैर चलने नहीं दिया जा रहा था। मरोज को सब घर वालों ने यही बताया था कि इर्तिजा अपनी शादी के फैसले पर अभी भी कायम है और 2 हफ्तों बाद इर्तिजा की शादी है। मरोज ये सब सुनकर बुरी तरह हर्ट थी, मगर उसने किसी पर जाहिर नहीं किया था कि वह सब की खातिर, खास कर ज़ैनब बेगम की खातिर मुस्कुराती रहती। ना ही उसने किसी से पूछा था कि उसे किसी ने बताया भी नहीं था कि इर्तिजा की शादी हो किससे रही है, क्योंकि मरोज के ख्याल में उसकी शादी बेला से ही हो रही थी। मरोज का दिल चाहा था कि उसका गिरबान पकड़ कर पूछे कि आखिर उसके सितम और मजालिम की हद क्या है, वो इतना सख्तदिल क्यों है, मगर हमेशा की तरह इस बार भी वो कुछ नहीं कर पाई थी और ना ही कुछ कर सकती थी। इसी वजह से जब घर वाले सब उसके इतने बड़े फैसले पर खामोश थे तो वो क्या कह सकती थी, मगर इर्तिजा की हरकत उसे मजीद उलझा देती थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि इर्तिजा ऐसा क्यों कर रहा था। क्या वो ये सब करके उसी जज्बों का मजाक उड़ा रहा था। मरोज ने अपनी लामहदूद सोचों से सर झटकते हुए इर्तिजा से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की थी, मगर वो हनूज अपने शुगल में मसरूफ था। माही, क्या हुआ, खाना खाओ ना, तुम रुक क्यों गई हो? मरोज को ऐसे ही बैठे देखकर नाहिद बेगम प्यार से बोली थी, जबकि मरोज ने बेचारगी से उसकी तरफ देखा था। अब वो उन्हें क्या बताते कि उसका ये खड़ूस बेटा उसका हाथ छोड़ेगा तभी तो वो कुछ खाएगी ना। मरोज की नखियों से इर्तिजा की तरफ देखा था, जो खुद मज़े से खाना खाने में मसरूफ था। बड़ी मामा, मैं इतना तो खा चुकी हूँ, मेरा पेट भर गया है, मरोज ने हल्की आवाज़ में जवाब दिया था, जबकि नीचे उन दोनों के हाथों की लड़ाई जारी थी। सर प्लीज़, ये आप क्या कर रहे हैं, मेरा हाथ छोड़ें। मरोज ने सरगोशियाना लहजे में बोली थी, ताकि आवाज़ किसी और तक न पहुँच पाए। क्या हुआ मरोज, तुमने मुझसे कहा? इर्तिजा की एक्टिंग पर मरोज का दिल चाहा था कि सबके सामने अपना हाथ छोड़ने के बोल दे, मगर उसके बाद शर्मिंदगी भी तो उसी को उठानी थी, क्योंकि इर्तिजा को देख के नहीं लग रहा था कि उसे कोई फर्क पड़ेगा। मरोज ने हौले से नफी में सर हिला दिया था। इर्तिजा की बोलती शौक निगाहें वैसे ही उसकी सांसों को उथल पुथल किए हुए थी और उसके हाथों के मजबूत मगर नरम गिरफ्त पर मरोज ने अपना हाथ पिघलता हुआ महसूस हो रहा था, और उसकी यही तवज्जो और मोहब्बत ही तो चाहती थी, जो उसे मिल तो रही थी मगर फिर भी पराई और अधूरी सी लग रही थी, और किसी तरह भी उसके दिल को किसी वो खुशी नहीं दे पा रही थी जो वो चाहती थी। इर्तिजा जिस तरह आराम आराम से खा रहा था, मरोज को लगा था कि आज रात ऐसे ही गुजर जानी है। अगर वो मजीद कुछ टाइम इसी सिचुएशन में रही तो ज़रूर रो देगी। मामा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, नहीं लग रही, मुझे अपने कमरे में जाना है। आहर कर इर्तिजा की डिटाई पर तंग आकर मरोज ने ज़ैनब बेगम को मुहातिम किया था। जब मरोज की बात पर इर्तिजा समेत सब फिक्रमंद होते उसकी तरफ मुतवज्जो हुए थे, मगर इर्तिजा ने हाथ अभी भी नहीं छोड़ा था। मरोज की तरफ देखते हुए वो सब समझ गया था। मरोज ने ऐसा क्यों बोला? फूफो आप बैठे, मैं ले जाता हूँ मरोज को ऊपर। इर्तिजा मरोज की हालत से हिज उठाते हुए उसका हाथ छोड़ते अपनी जगह से उठा था, जो सबके सामने उसके इस तरह करने पर शर्म से सुर्ख हो चुकी थी। नहीं नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। मरोज ने इर्तिजा को अपनी बात पर अमल करते देख बेचारगी से कहा था, क्योंकि सब होंठ पर दबी दबी मुस्कुराहट लिए इन दोनों की तरफ मुतवज्जो थे। इर्तिजा की बाकी बहुत सी क्वालिटीज़ की तरह मरोज को आज उसकी एक और क्वालिटी भी पता चली थी कि मेजर साहब इंतहा के भी शर्म इंसान है। माही, चली जाओ, देवर जी पूरी एहतियात से लेकर जाएंगे। नेहा ने मरोज की हालत पर उसे छेड़ा था, जबकि मरोज का दिल कर रहा था कि शर्म से डूबकर मरे। वो नहीं जानती थी कि हर मामले में किसी की परवाह ना करने वाला इर्तिजा सिकंदर इस मामले में भी किसी की परवाह नहीं करेगा। जब इर्तिजा ने थोड़ा सा झुकते ही बहुत नरमी से मरोज को अपनी बाहों में उठाते हुए अंदर की तरफ कदम बढ़ा दिए थे,
मरोज का एक हाथ सीने पर और दूसरा हाथ उसने बेइख्तियार इर्तिजा के कॉलर को पकड़कर रखा हुआ था। इर्तिजा ने उसकी हरकत पर मुस्कुराते हुए उसका सुर्खी मायल चेहरा देखा था, मगर मरोज इर्तिजा को देखने से मुकम्मल गुरेज कर रही थी। उसका बस नहीं चाह रहा था इर्तिजा के बाजों से निकल कर कहीं छुप जाए, मगर इर्तिजा की मजबूत गिरफ्त में वो ऐसा सिर्फ सोच ही पाई थी। सर प्लीज़ मुझे उतार दें, मैं अब चलूँगी। मरोज ने कमरे में पहुंचते इर्तिजा की बाहों से निकलने की कोशिश की थी, मगर इर्तिजा अभी इस मूड में बिल्कुल भी नहीं था। इर्तिजा मरोज के लिए सोफे पर जा बैठा था। बैठने की वजह से मरोज अब बिल्कुल इर्तिजा की गोद में आ चुकी थी। मेरे होते हुए आपको तकलीफ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं। इर्तिजा ने मरोज के चेहरे को अपनी तरफ मोड़ते हुए, लेकिन उसका हर अंदाज मरोज को अपनी मोहब्बत का मजाक उड़ाता लगा था। क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ये सब? नफरत करते हैं तो मुझसे ये मुनाफिकत क्यों कर रहे हैं? मैं अच्छे से जानती हूँ आपकी ज़िंदगी में मेरी क्या हैसियत है, इसलिए ये हमदर्दियाँ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी का हर दुख अकेले सह सकती हूँ। मरोज इर्तिजा की बाहों का इज़हार तोड़कर निकलती उससे दूर जा खड़ी हुई थी। आप जैसे शख्स पर यह मुनाफिकत बिल्कुल सूट नहीं करती, इसलिए प्लीज़ ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप फिक्र मत करें, मैं जल्दी इस नूर पैलेस से आपके अपनों से बहुत दूर चली जाऊंगी। मेरी वजह से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि आज भी जुल्फ़िकार की बेटी हूँ और आपके हवाले से अपनी ज़ात से मुतल्लिक़ हसास से भी अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। मेरे हर मामले में बहुत स्ट्रांग हूँ, मगर मोहब्बत के मामले में चाहने के बावजूद खुद को मजबूत नहीं कर पाए, इसलिए आपका ये मोहब्बत का नाटक मेरे ज़ख्मों को मज़ीद छलनी कर देता है। मेरी मोहब्बत बहुत सच्ची और पकीज़ा है, इसका मजाक बनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मरोज की आंखों से आंसू लड़ियों की तरह जारी थी, जो इस बात की गवाह थे कि ये बातें कहते मरोज कितनी अजियत में थी। इर्तिजा दम साधे खड़ा उसकी बातें सुन रहा था। आज तक किसी में हिम्मत नहीं थी इर्तिजा सिकंदर को चुप करवा सके, मगर आज इस छोटी सी लड़की ने उसे बोलने की काबिल नहीं छोड़ा था। इर्तिजा को शिद्दत से एहसास हुआ था कि उसे इतने टाइम से जो कड़वाहट अपनी बातों और लहजों में मरोज के अंदर बढ़ता रहा था, वो ख़त्म करना इतना आसान नहीं था। मरोज के आंसू उसे अपने दिल पर गिरते महसूस हुए थे। वो अपनी बात खत्म करते आंसू बेदर्दी से रगड़ते वाशरूम में दाखिल हो गई थी। मरोज मेरी बात सुनो। इर्तिजा मरोज की तरफ बढ़ा था, मगर तब तक मरोज खुद को लाक कर चुकी थी। इर्तिजा बेचैनी से अपनी पेशानी मसलते वहाँ से निकल आया था। उसने सोचा तो अब मरोज के नज़दीक कोई दुख नहीं आने देगा, कभी उसके आंसू नहीं बहेगा, मगर उसके सबसे बड़ी दुखों की वजह तो वही बना था, तो भला वो बाकियों को क्या कहता। मरोज का बेगा चेहरा उसकी बातें इर्तिजा को मज़ीद बेकरार कर रही थी। मरोज को वो खुद से इस हद तक बदगुमान कर चुका था कि उसकी मोहब्बत को सिरे से ही नाटक का नाम दे गई थी। इर्तिजा मरोज को इस तरह तकलीफ नहीं दे सकता था, इसलिए उसके हर बात क्लियर करने के इरादे से वापस मुड़ा था। लेकिन अभी वो 2 कदम ही आगे बढ़ा था जब मोबाइल की आवाज़ उसके 2 कदम वही रोक दिए थे। कॉल अटेंड करते उसे आगे जो खबर मिली थी, इर्तिजा जाजिल और जिमल एक साथ शहर के जाने माने मशहूर क्लब में कदम रखा था, जहाँ ज़्यादातर बिजनेसमैन ही पाए जाते थे, मगर उन दोनों के जाने का मकसद कोई बिजनेस डील नहीं बल्कि सोनिया खान की यहाँ मौजूदगी थी। जाजिल अपनी फैमिली बिजनेस का इन्वॉल्व करते अपना एक मसनूई बिजनेस सेटअप कर खड़ा कर चुका था और अब प्लान के मुताबिक उसे सोनिया को बिल्कुल अपना गरोविदा करना था। उन्हें पता चला था कि सोनिया आज इसी क्लब में आ रही है, तो वो दोनों भी वहाँ पहुँच चुके थे। पिछले 2 दिनों से साथ काम करने के बावजूद भी इन दोनों के दरमियान बात ना होने के बराबर थी, और अभी भी गाड़ी में यहाँ तक का सफ़र दोनों ने हैरत अंगेज तौर पर खामोशी से किया था। वो दोनों ही अपनी अपनी वजूहात को लेकर एक दूसरे से नाराज़, एक दूसरे को इग्नोर करने में लगे हुए थे। ऊपर से जाजिल को जो मिशन मिला था और जिस तरह से उसे जिमल के सामने ये सब करना था, वो दोनों के लिए अच्छी हंसी आजमाइश बनने वाली थी। जाजिल इस वक्त ब्राउन कलर के 3 पीस में सूट में मलबूस बेहद डैशिंग लग रहा था, जबकि जिमल ऑफ वाइट कपड़ों में महरून कलर का मफलर अपने गर्दन के गिर्द लपेटे सादा से हुलिया में भी बेहतर पुरकशिश लग रही थी। कोशिश के बावजूद भी जाजिल अपनी नज़रों को उसकी तरफ से भटकने से रोक नहीं पाया था। उन्हें वहाँ पहुँचे 15 मिनट नहीं गुजरे थे जब सोनिया की अचानक जाजिल पर नज़र पड़ी थी। वाह, दुआएं इतनी जल्दी भी कबूल हो जाती हैं, मुझे आज पता चला। सोनिया चहकती हुई जाजिल की तरफ बढ़ी थी और मुसाफे के लिए अपना हाथ जाजिल की तरफ बढ़ा था, मगर हमेशा की तरह इस बार जाजिल के चेहरे पर बेजारी के तासुरात बिल्कुल भी नहीं थे। उसने हल्की सी मुस्कुराहट से जाए सोनिया का बड़ा हुआ हाथ थाम लिया था। रियली मिस सोनिया, क्या आप मुझसे मिलने की दुआ कर रही थी? यकीन नहीं आ रहा मुझे, जाजिल ने हैरत के इजहार करते कहा। दोनों ने पास खड़ी जिमल को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, जिसकी नज़रें सोनिया के हाथ में मौजूद जाजिल के हाथ पर थी, जो उसने अभी तक नहीं छोड़ा था। सोनिया के दिल तक रसाई हासिल करना इतना आसान काम नहीं था। अगर जो यहाँ तक पहुँच जाए तो वो दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान है। आप उन्हें
में से एक है। सोनिया बरफ्तगी से जाजिल को देखते बोली, जबकि जाजिल के एक्सप्रेशन ऐसे थे कि वो उसकी बात से बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव हुआ हो। अमेजिंग, आज से पहले मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं इतना खुशकिस्मत इंसान हूँ। जाजिल ने भी उसकी तरफ एक दिलकश मुस्कुराहट उछाली थी। फजूल, थर्ड क्लास डायलॉग्स मारकर ऐसे दांत निकाल रहे जैसे दोनों बहुत बड़े तीर मार लिया हो दोनों ने। जिमल उनकी बातों पर अंदर ही अंदर दांत पीस कर रह गई थी, जबकि सोनिया आज जाजिल का इतना अच्छा खुशगवार मूड देखकर बहुत खुश हुई थी। उसे अपना जादू जाजिल पर चढ़ता महसूस हो रहा था। ये कौन है? कहीं आपकी गर्लफ्रेंड तो नहीं? जिमल पर नज़र पड़ते ही फौरन सोनिया का मूड ख़राब हुआ था, क्योंकि जिमल की का सादगी में छुपा बेपनाह हुस्न और ऊपर से जाजिल के साथ खड़ा होना उसका दिमाग घुमा गया था। हा हा हा, कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरा स्टैंडर्ड आप इतना गिरा गुजरा लग रहा है। ये मेरी पीए हैं। जाजिल की बात सुनते ही जहाँ सोनिया की चेहरे की रौनक लौटी थी, वहाँ जिमल का दिल चाहा था कि एक ही जोरदार घूंसा मारते जाजिल के दांत तोड़ दें, जो आज किसी सूरत अंदर जाने को तैयार ही नहीं थे। जबकि जाजिल की नखियों से जिमल के एक्सप्रेशंस नोट करते हुए बहुत ही मनहूस होता, जो अपना गुस्सा कंट्रोल करती पूरी लाल हो चुकी थी। क्या मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगे? प्लीज़ इनकार मत कीजिएगा, प्लीज़। सोनिया अभी भी जाजिल का हाथ थामे खड़ी बहुत ही लजाजत से बोली थी। जब इर्तिजा एक दो बार मना करने के बाद उसकी बात मानते आगे की तरफ बढ़ गया था। वाह, क्या कपल बना है ना। अच्छा हुआ इस छिछोरे इंसान को इस छिछोरी पार्टनर मिल गई। बड़ा शरीफ बनने की कोशिश करता, अब सारी इसलिए सामने आ रही है। इर्तिजा सर ने सिर्फ थोड़ी बहुत फ्रैंकनेस का बोला था, मगर खुद खूबसूरत लड़की देखकर ये शख्स अपनी हाथ भूल चुका है। पर मुझे क्या, जो मर्जी करना है करे, इतना बुरा क्यों लग रहा है? मेरी तरफ से भाड़ में जाए दोनों। जिमल उन दोनों को डांस करते देखकर गुस्से में जल भुन रही थी। अस्तगफुरुल्लाह, कितने बेशर्म है ये दोनों, ज़रा शर्म नहीं आ रही। इस लड़की को वो इसका नाम महरम है कैसे चिपक रही है। सोनिया डांस करते अचानक जाजिल के बहुत क्लोज आ गई थी और उसका एक हाथ पकड़कर अपनी कमर पर रखा था, जबकि जाजिल ने वो फिर भी दरमियान में फैसला कायम रखने की पूरी कोशिश की थी और एक नामासूस अंदाज में सोनिया की कमर से अपना हाथ हटा लिया था। जिमल का बस नहीं चाह रहा था कि जाकर सोनिया का जाजिल से दूर फेंक दे, मगर फिर जाजिल को ही खींचकर अपने साथ ले जाए। मगर साथ ही खुद पर गुस्सा भी थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जाजिल जो मर्जी करे। उन दोनों का रिश्ता सिर्फ कागजी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जिमल अभी खुद से उलझ रही थी जब एक शख्स हाथ में 2 जूस के गिलास लिए उसके करीब आया था और बहुत ही बेबाक नज़र से जिमल को घूरने लगा था। जी फरमाए, कोई मसला है क्या? जिमल पहले ही सड़ी बैठी थी, इसलिए उस बंदे को तेज़ नज़र से घूरती चबाकर बोली थी। जी बहुत बड़ा मसला हो रहा है। इतनी हसीन लड़की इस तरह अकेली उदास खड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, इसलिए सोचा इस प्यारी लड़की के को कंपनी दी जाए। वो शख्स जिमल को देखते बड़े अंदाज से बोला था। जब जिमल का दिल चाहा था कि उसके हाथ में पकड़े गिलास उसके सर पर दे मारे और उसे बताया कि ऐसी है उसकी कंपनी, मगर वो यहाँ ऐसा सोचकर रह गई थी। जाजिल जो जिमल के ध्यान से थोड़ी देर के बाद एक नज़र उस पर डाल देता था, वो वहाँ ठीक खड़ी है या नहीं। उसके साथ किसी मर्द को खड़े देखकर सोनिया से अपना ध्यान हटाता पूरी तरह जिमल की तरफ मुतवज्जो हुआ था। उसे वहाँ देखकर उसे हैरानी हुई थी। देखिए मिस्टर, मेरे बारे में इतना सोचने और फिक्रमंद होने का बहुत बहुत शुक्रिया, मगर मुझे यहाँ आपकी या किसी की भी कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं। जिमल उसका टके कस जवाब देती दूसरी तरफ जा खड़ी हो गई थी, जबकि जाजिल से दूर उस शख्स की उतरी शक्ल अपनी शेरनी को दिए जाने वाले जवाब को देखकर मुस्कुराया था। मिस्टर जाजिल इब्राहिम, क्या आप उनका आज पूरी रात डांस करने का इरादा है? 2-3 घंटे गुजर चुके थे, मगर सोनिया का दिल नहीं भर रहा था। जब आखिरकार तंग आकर जिमल को ही उन्हें होश दिलाना पड़ा था। कान में लगी ब्लूटूथ डिवाइस पर जिमल की तंज से भरपूर आवाज़ सुनते ही जाजिल मुस्कुराए बिना ना रह सका था। जब वह सोनिया से मजीद एक दो बातें करके जिमल की तरफ आया था, उसे अपने हाथ साथ बाहर आने का इशारा करते वहाँ से निकल गया था। जाजिल ने खामोशी से जिमल को इंतहाई बिगड़े हुए मूड को देखा था। वैसे सर इर्तिजा भी कितने जीनियस है ना, वो भी अच्छे से जानते हैं किस बंदे को किस टाइप का काम सौंपना है। जाजिल ने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ाई थी जब जिमल ने जाजिब को मुहातिब किया था। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। जाजिल जानबूझकर अनजान बना था, जबकि जिमल उसके इस नासमझ अंदाज पर उसे घूर रहा था। जिस तरह इतने घंटे आप दोनों डांस करते रहे, मुझे नहीं लगता था कि हमारा ये मिशन ज़रा भी फ़ायदेमंद था। मेरे ख्याल में तो मिशन की आड़ में पिछले कोई अरमान पूरे किए गए थे। जिमल जिस बात को लेकर कब से खुद में उलझ रही थी, आखिरकार जुबान पर आएगी थी, जबकि जिमल की बात सुनते जाजिल ने बहुत मुश्किल से कहका रोका था और अचानक गाड़ी एक तरफ रोक दी। ये यहाँ से स्मेल आ रही है क्या? जाजिल एकदम संजीदा होते जिमल के करीब झुका था, जबकि जिमल जाजिल के इस अचानक करीब आ जाने पर घबरा से गई थी। कैसी स्मेल? जिमल मुख्तसर ही बोल पाई थी, क्योंकि जाजिल अब मजीद आगे होते उसकी तरफ झुका था, जिसकी वजह से जाजिल की गर्म सांसें एक पल के लिए जिमल के चेहरे से टकराई थी और उसकी धड़कनें एक पल के लिए मदम हुई थी। जलने की स्मेल? क्योंकि मुझे फील हो रहा है जैसे कोई इंसान बुरी तरह जेलस हुआ है। जाजिल जिमल की कान में सरगोशी करते हुए वापस सीधा हुआ था और गाड़ी दोबारा स्टार्ट कर दी थी और उसकी बात का मतलब समझते जिमल ने खूनख्वार नज़रों से उसे घूरा था,
जो बड़े ही मलहूस कुन मुस्कुराहट के साथ ड्राइविंग की तरफ मुतवज्जो हुआ था। मेजर जाजिल इब्राहिम, लगता है आपको किसी ज़्यादा ही खुशफहमी आई है। आई मीन गलतफहमी हो रही है मेरी तरफ से। आप दोनों पूरी ज़िंदगी एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर डांस करते रहें। आई डोंट केयर, मगर नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कोई फजूल प्रोग्राम हो तो मुझे साथ लाने की ज़रूरत नहीं। और थैंक गॉड आपका स्टैंडर्ड मैं नहीं, वो सोनिया है। सोनिया यह बहुत सूट करते हैं आप दोनों एक दूसरे के साथ, परफेक्ट कपल। जिमल मजाक के जाजिल के मजाक उड़ाते अंदाज पर मजीद तबकर गुस्से में आते अपनी अंदर की तमाम भड़ास निकालने लगी थी, जो तमाम बातें जाजिल के यकीन पर सच की मोहर लगा गई थी। जिमल उसे सोने के साथ देखकर अच्छी हंसी डिस्टर्ब हुई थी। अपनी बात कहकर जाजिल की कोई भी बात सुने बगैर जिमल उसकी तरफ बिल्कुल रुख मोड़ गई थी। जिमल का कुछ उलझा उलझा और कुछ कहता अंदाज जाजिल के दिल को भा रहा था और उसका एक बार फिर जिमल को छेड़ने का दिल चाहा था। और इससे पहले कि शोला ज्वाला बना देखकर जाजिल अपना इरादा तर्क करता रोड पर नजरें मरकूज कर गया था। अलविने ने मुर्तज़ा को सीएस के एक और बहुत मंसूबे की मुखबरी कर दी थी, जिसके बिना 200 से ऊपर लड़कियों के बारे में बॉर्डर से के रास्ते अफगान स्मगल किया जाना था। इर्तिज़ा ने यह मिशन अरहम को सौंपा था और अरहम पिछले 2 दिनों से इस पर काम कर रहा था और अपनी बहादुरी और जहानत की वजह से वो अपनी पाक सरजमीन की बेटियों की इज्जत और जान बचाने के दुश्मनों के सर पर पहुंच चुका था। मुख्तलिफ इलाकों से अगवा की गई लड़कियों को जिस जगह इकट्ठा किया गया था वहाँ का इतने कम वक्त में पता लगाना बहुत मुश्किल था, मगर अरहम ने इस काम में अपने दिन रात एक कर दिए थे। वो किसी सूरत भी जीएसके को उसके नापाक इरादों से कामयाब नहीं होने देना चाहता था, जिस वजह से अरहम अपने 3 एहलकारों के साथ 2 घंटे पहले ही उस अड्डे पर पहुंच चुका था जिस पर स्मगल की जाने वाली लड़कियों को कड़े पैरे में रखा गया था और कुछ ही देर में उन्हें ट्रकों में बिठाकर यहाँ से निकाला जाना था। अरहम जो पहले ही इन पर टारगेट सेट किए हुए थे, बस इसी लम्हे का इंतजार था और अगले ही पल वो लम्हा उसे मिल गया था। न जाने कितने ही घरों की बेटियों की उनकी इज्जतों को भेड़ बकरियों की तरह ट्रकों में शिफ्ट किया जा रहा था। जैसे ही वो ट्रक वहाँ निकलने के लिए तैयार हुआ, अरहम के इशारे पर इन तीनों आदमियों ने अपनी जगह पर खड़े सिलेंसर लगे पिस्तौल से ट्रक पर सवार ड्राइवर पर फायर खोल दिए थे और उन पर पहले ही निशाने बांधे गए थे, इसलिए उन्हें ढेर करने में ज़्यादा देर नहीं लगी थी और उनको हलाक होते ही तीनों एहलकार अंधेरे में बहुत ही होशियारी से अंदर मौजूद आदमियों से नज़र बचाते ट्रकों की तरफ बढ़ गए थे, जबकि अरहम उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ गया था ताकि अंदर मौजूद लोगों के बाहर निकलकर हालात जानने से पहले ही उनको ख़त्म कर दें। बाकी 3 लोग ड्राइवर्स को ट्रकों के नीचे फेंकते ड्राइविंग सीट पर बैठकर ट्रक स्टार्ट कर चुके थे, जब अचानक बिना सिग्नल दिए ट्रक को निकलते देखकर अंदर बैठे लोग अलर्ट हुए थे। जल्दी से बाहर भागते उन्होंने ट्रक को रोकने के लिए पीछे से उनके ट्रकों पर फायर करनी चाहिए थी, मगर अरहम ने सामने आते उन पर हमला कर दिया था। वो 7 अपराध थे, जबकि अरहम अकेला उन पर भारी पड़ा था, लेकिन शायद अब किस्मत उस वक्त अरहम के हक में बिल्कुल भी नहीं थी। उनमें से एक आदमी की इतला पर बुरहान अपने साथ 15 बंदों को लिए वहां पहुंच चुका था और इतने ही लोगों को ट्रक के पीछे भेज दिया था। जो बात अरहम को फिक्रमंद कर गई थी, उसे अपने आदमियों पर भरोसा था, मगर फिर भी वो किसी सूरत नहीं चाहता था कि ज़रा से भी कोई गड़बड़ हो, इसलिए उन सब में मुकाबला करते उसने इर्तिज़ा को कॉल कर दी थी और फिर सारी सूरत हाल से आगाह किया था और ट्रकों की डायरेक्शन बताते हुए जल्दी से वहां पहुंचने को कहा था, जिसे सुनते इर्तिज़ा फौरन वहां जाने के लिए निकल आया था। अरहम पर हर तरह से गोलियों की बौछार की जा रही थी, जिसका वो बहुत ही डटकर मुकाबला कर रहा था। अरहम मौजूद कंटेनर के पीछे ही बहुत आदमियों को लगा चुके थे, जब अचानक एक सनसनाती हुई गोली अरहम के बाजू में आकर पेवस्त हुई थी। वहां से खून के फुवारे फूट निकले थे, मगर दर्द की परवाह किए बगैर अरहम उसी तरह उन पर गोलियां बरसाने में मसरूफ रहा था। बुरहान का बस नहीं चाह रहा था कि कंटेनर के पीछे मौजूद उस शख्स की बोटी बोटी करके रख दें जो उसके इतने आदमियों को ख़त्म कर चुका था, मगर फिर भी काबू में नहीं आ रहा था। बुरहान को मालूम था कि वह ज़ख्मी हो चुका है, मगर फिर भी उसकी हिम्मत न हारने पर उसकी खुद की हिम्मत जवाब दे रही थी। वो अपने आदमियों में से सबसे आहर पर मौजूद था, क्योंकि उसके सब के पीछे अपने बाप की तरह इतना पागल नहीं था कि अपनी जान की परवाह न करता। उसे अपनी ज़िंदगी बहुत अजीज़ थी, इसलिए वो कभी खुद को ज़्यादा खतरे में नहीं डालता था। बुरहान ने तिल मिलाकर अपने आदमियों को आगे बढ़ने का हुक्म दिया, जब अचानक दाएं तरफ से उन पर गोलियों की बौछार शुरू होगी। अरहम इर्तिज़ा को वहां देखकर मुतमिन हुआ था। इर्तिज़ा का होना इस बात का सबूत है कि ट्रक से सेफ्टी पर चला गया है।
इर्तिजा और अरहम ने मिलकर अगले 5 मिनटों में बुरहान के तमाम आदमियों को मार गिराया था और बुरहान ने ये सब देखते जल्दी से वहाँ से फरार होना चाहा था, मगर तब तक वह दोनों उसके गिर्द घेरा तंग कर चुके थे। हमारा टारगेट तो खुद चलकर हमारे पास आ गया, हमें ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। इर्तिजा बंदूक ताने बुरहान की तरफ बढ़ते ज़रा हुंदा लहजे में बोला था और घबराते हुए पीछे हटा था। कुकु, कौन हो तुम लोग? खबरदार जो मेरे करीब आने की कोशिश की या मुझे नुकसान पहुँचाने की, मेरे बाप को जानते नहीं हो तुम लोग, तुम्हारी नस्लें बर्बाद कर देगा। वह बुरहान पीछे हटते घटियाए अंदाज में बोला था। जब उसकी धमकी पर इर्तिजा और अरहम एक जानदार कहकर बरामद हुआ था, नस्लें तो अब बर्बाद होंगी तुम्हारे उस घटिया बाप की। इर्तिजा का दिल तो चाहता अभी उसकी अच्छी तरह तबीयत साफ कर दे, मगर जगह और वक्त की नज़ाकत को देखते हुए दोनों एकदम से उसको साथ लेकर चल पड़े थे। मरोज जैसे ही सोकर उठी थी, एक बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू उसके कमरे में बिखरी हुई थी, जिसे महसूस करते मरोज ने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई थी। जब उसकी नज़र बेड साइड टेबल पर पड़े इंतहाई दिलकश से रेड और वाइट कलर के फूलों गुलाबों पर सजे बुके पर पड़ी थी, मरोज के चेहरे पर एक खुशकुर मुस्कुराहट बिखर गई थी और उसे हाथ बढ़ाकर उन्हें उठाते उनकी खुशबू अपनी सांसों में उतारी थी। जब अचानक उसकी नज़र उस जगह पर मौजूद एक खूबसूरत से कार्ड पर पड़ी थी। ब्यूटीफुल रोज़ फॉर माई ब्यूटीफुल वाइफ, सॉरी फॉर एवरीथिंग। कार्ड पर लिखी तहरीर पढ़कर मारोश का दिल जोर से धड़का था। कार्ड की पूरी शेप हार्ट की बनी हुई थी। मारोश के चेहरे के तासरात फ़ौरन बदले थे। वो इर्तिजा के ये सब करने का मकसद समझने से कासिर थी, क्योंकि उसके मतलब भी इर्तिजा को उससे कोई मोहब्बत नहीं थी। मरोश बुके वापस वहीं पर रखते बेड पर से उठ गई थी। शावर लेकर फ्रेश होते हुए जैसे ही बाहर निकली थी कि बाहर कुछ ही फासले पर पड़े टेबल पर वह एक रेड फ्लावर के साथ एक खूबसूरत सा कार्ड और वाइट कलर का केस रखा हुआ था, जिसमें कोशिश के बावजूद भी मरोश इग्नोर करके आगे न बढ़ सकी। मरोश ने कार्ड खोलकर देखा, जहाँ भी सॉरी के साथ लिखी लाइन मरोश की धड़कनें तेज कर गई थी। कार्ड पर सॉरी का इर्तिजा की खूबसूरत सी हैंड राइटिंग में लिखा था, आई एम सॉरी, आई एम नेवर लीव विदाउट योर माई लवली वाइफ, यू आर माई लाइफ लाइन। मारोश को यकीन करना बहुत मुश्किल हो रहा था, ये सब इर्तिजा ने ही लिखा है और वो भी उसके लिए, मगर इर्तिजा की हैंड राइटिंग इस बात का सबूत था और ये उसी ने ही लिखा था। मारोश ने पास पड़ा केस खोला, जिसमें एक नाजुक सी पायल थी, जिसमें छोटे छोटे बीड्स की शक्ल में सॉरी लिखा गया था। मेजर इर्तिजा सिकंदर और इतनी रोमांटिक अंदाज, एक पल के लिए तो तमाम बातें भुलाते मरोश के होंठों पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट बिखर गई थी। वो शख्स इतना भी खड़ूस और खुश मिजाज बिल्कुल भी नहीं था जितना वो उसे समझती थी, मगर ख्याल कुछ पल के लिए, अगले लम्हे के लिए मरोश वो सारी चीज़ें वापस टेबल पर रखती हुई वहाँ से आगे बढ़ गई थी। अस्सलाम वालेकुम। मरोश ने लाउंज में कदम रखते हुए सबको सलाम किया था, जबकि निगाह ने बेख्तियार उस दुश्मन जाना को ढूंढा था, मगर वो वहाँ मौजूद नहीं था। वालेकुम सलाम, कैसी तबीयत है मेरी बेटी की? नाहिद बेगम ने हाथ बढ़ाकर मरोश को अपने करीब बिठाया था। बड़ी मामा अब काफ़ी बेहतर है। मामा कहाँ है? नज़र नहीं आ रही। मरोश ने ज़ैनब की कमी महसूस करते हुए फ़ौरन पूछा था। वो ऊपर इर्तिजा के रूम है। दोनों पप्पो भतीजे कोई बात, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है शायद। नेहा के जवाब पर मरोश के कान खड़े हुए थे और इर्तिजा साथ ही इर्तिजा की घर में मौजूदगी का सोचकर उसने पहलू बदला था। आपको भी तजस्सुस हो रहा होगा ना? ऐसा क्या डिस्कस कर रहे हैं दोनों? आप ऊपर जाकर पता कर लें ना। हम तो इर्तिजा भाई के कमरे में नहीं जा सकते, मगर आप तो हर तरह की परमिशन हासिल है। मुनीज़ा ने बेचारा सा मुँह बनाते हुए, जबकि उसकी बात पर मरोश को हैरत हुई थी। क्यों, आप क्यों नहीं जा सकती? मरोश ने मुलाजमा के साथ सिंचाई का मग थामते हुए पूछा। आपको नहीं पता, इर्तिजा भाई को बिल्कुल पसंद नहीं कि उनके रूम में कोई भी कदम रखे। तो बड़ों को तो कुछ नहीं कहते, मगर हम सब की तो खैर नहीं होती। मुनीज़ा की बात सुनते मरोश ने अफसोस से नफी में सर हिलाया था। सड़ियल खड़ूस कहीं का। मरोश दिल ही दिल में बड़बड़ाई थी, मगर जैसे ही उसकी नज़र चाय की सतह पर पड़ी, उसका दिल धमक कर रह गया था, जिसके ऊपर करीम से हार्ट के साथ सॉरी लिखा हुआ था। मरोश ने इर्द गिर्द देखा और कोई भी उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं था। मरोश ने उसे ख़त्म करने के लिए जल्दी से चाय का घूंट भर लिया था। तभी सीढ़ियों से ज़ैनब और इर्तिजा नीचे आते नजर आए थे। मरोश फ़ौरन उसे नज़रें फेर गई थी, जबकि उसे इर्तिजा की पुरतपश नजरें अपने चेहरे पर जमी महसूस हो रही थी। लेकिन मरोश ने एक बार फिर भी निगाहें उठाकर इर्तिजा की तरफ नहीं देखा था। इर्तिजा को ये नाराज़ बेरुखी जताता हुआ रूप मजीद दीवाना कर रहा था। मरोश उस वक्त येलो और वाइट कलर के ड्रेस में बहुत ही फ्रेश और निखरी निखरी सी लग रही थी, और इर्तिजा की इग्नोर करने की कोशिश करती उसे और भी बहुत प्यारी लग रही थी। इर्तिजा को बेइख्तियार उस पर टूट कर प्यार आया था, मगर उस वक्त कोई भी ऐसी वैसी हरकत करके उसे मजीद खफा नहीं करना चाहता था। आज तक उसने कभी किसी को मनाना तो दूर की बात, सॉरी भी नहीं कहा था कभी किसी से, क्योंकि आज तक कभी उससे किसी की नाराज़गी से फ़र्क ही नहीं पड़ा था और ना ही उसे ये सब करना आता था। मगर अपनी ज़िंदगी के सबसे अहम इंसान को मनाने के लिए उसे वो सब कुछ करना पड़ रहा था, जिसे करने के बारे में कुछ वक्त पहले सोच भी नहीं सकता था। मरोज को वो
बहुत ही नरमी और एहतियात से हैंडल करना चाहता था। उसे पहले ही बहुत बार तोड़ चुका था। अब मजीद हर्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मरोश दिल ही दिल में दुआएं कर रही थी कि इर्तिज़ा उसे किसी सूरत मुहातिब न करे, और ऐसा ही हुआ था कि उसकी अटकी सांसें तब बहाल हुई थी जब इर्तिज़ा उस पर एक गहरी भरपूर नज़र डालते सबको खुदा हाफिज करता वहाँ से निकल गया था। मरोश की निगाहों ने उसे चौड़ी पुश्त कर दूर ताकुब किया था। वो जितना भी इनकार करते मगर ये शख्स उसकी सांसों में बसता था। दिल की दहाइयों के बावजूद भी वो उसे माफ़ करने, उसके पास जाने के हक़ में नहीं थी। पहले ही उसी दिल के हाथों मजबूर अपनी इज़्ज़त नफ्स को साइड पर रखकर कई बार वो उससे अपनी मोहब्बत की भीख मांग चुकी थी, मगर अब वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहती थी। वो मोहब्बत में अना को बीच में लाने की कायल बिल्कुल भी नहीं थी, मगर उसकी बस इतनी सी ख्वाहिश थी कि अगर इर्तिज़ा सिकंदर वाकई उससे मोहब्बत करता है और उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता है तो उसकी ज़िंदगी की तमाम तल्ख़ हकीकतों को कबूल करके उसे अपनाए और उसे सबके सामने पूरी इज़्ज़त और मान से कबूल करते उसे अपना नाम दे। वो हमेशा से जिस तहफ़्फ़ुज़ और जिस ईमान को अपने बाप में तलाशती आई थी और हमेशा जिससे महरूम रही थी, वो सब इर्तिज़ा से मिलने के बाद उसे लगा था कि पूरा हो जाएगा, मगर इर्तिज़ा के रवैये ने उसे वापस उन्हीं महरूमियों में धकेल दिया था। लेकिन अब इर्तिज़ा का वापस पहले वाला अंदाज देकर उसने ख्वाहिश दोबारा सर उठा लिया था और वो ये सब दोबारा इर्तिज़ा से पाने की ख्वाहिशमंद थी, मगर उसने खुद अहद किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए ये बातें अब किसी से नहीं कहेगी। ये इर्तिज़ा का इम्तिहान था और वाकई उससे प्यार करता है और उसकी हर ख्वाहिश बिना यही समझ पाया था। बाबा आई नो आपकी वहाँ बहुत ज़्यादा मसरूफियात है जिसे छोड़कर आना आपके लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, मगर क्या पिछली पूरी ज़िंदगी की तरह आप इतने अहम मोड़ पर भी अपने पेरेंट्स के बगैर अकेले ही आगे बढ़ना होगा। बात करते रहे आपकी आंखों से आंसू निकल आए थे क्योंकि उसके बाबा ने उसकी शादी की बात सुनकर भी आने से इनकार कर दिया था। रेहाब अपने रूम में ही खिड़की के पास खड़ी फ़ोन पर बात करने में मसरूफ़ थी जब अरहम ने दबे पाँव दाखिल होते रेहाब को पीछे से जाकर अपनी बाहों के हिसार में लिया था। रेहाब जिसका पूरा ध्यान मोबाइल की तरफ था, अचानक होने वाले इस हमले पर बौखलाते उसकी हल्की सी चीख निकली थी और बहुत मुश्किल से मोबाइल पर हाथ से छूटते छूटते बचा था। अरहम ने उसके गिर्द बाजू बांधकर मुकम्मल तौर पर उसे अपने हिसार में कैद कर लिया था और अपनी थोड़ी रेहाब के कंधे पर टिकाते अपना गाल उसकी गाल के साथ मस किया था। रेहाब ने अरहम की गिरफ्त से निकलने की बहुत कोशिश की थी, मगर उसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। जैसे जी बाबा मैं ठीक हूँ जी, आवाज़ भी आ रही है। रेहाब ने बहुत मुश्किल से ये अल्फाज अदा किए थे क्योंकि अरहम का एक हाथ उसके अपने पेट पर गर्दिश करता महसूस हुआ था, जबकि अरहम ऊपर कभी उसके खुले बालों को मसखूर खुशबू महसूस करते उनमें चेहरा छुपा रहा था और कभी उसके चेहरे को छू रहा था। जी 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 बाबा मैं आपकी बात सुन रही हूँ। रेहाब से बोलना दुश्वार हो रहा था, लेकिन अरहम को तो अपनी मस्तियाँ ही सूझी हुई थी। वो जानबूझकर रेहाब को तंग कर रहा था, जिस पर हल्का सा चेहरा मोड़कर रेहाब ने मुल्तजी अंदाज में अरहम की तरफ देखा था, जो ना तो उसे छोड़ रहा था ना ही अपनी हरकतें बंद कर रहा था। मामा आपसे ज़्यादा मसरूफ़ हैं तो उनका कहना है कि उन्हें आउट ऑफ कंट्री जाना है और उनके मुताबिक आपसे कांटेक्ट करूं, और आपका कहना है कि उनसे आपका मतलब मैं आपकी तरफ से भी इनकार ही समझूं। रेहाब ने बहुत मुश्किल से अपनी बात मुकम्मल की थी क्योंकि उसे अरहम की सांसें अब अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। ओके बाबा आपका जो भी फैसला हो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। रेहाब ने फ़ोन बंद करना मुनासिब समझा था। कैप्टन अरहम आसिफ आप दिन ब दिन बहुत ही बेशर्म होते जा रहे हैं। रेहाब ने मोबाइल साइड टेबल पर रखते हुए अरहम को घूरना चाहा था, मगर अरहम की जाने वाली अगली जसारत पर रेहाब कुछ कह ही नहीं पाई थी। जाने मन अभी आपने हमारी बेशर्मी देखी ही कहाँ है। अरहम ने उसको रूह अपनी तरफ मोड़ते हुए रेहाब को सुर्ख माइल चेहरा देखा था, जो कुछ टाइम उसकी हरकत पर कुछ बोल ही नहीं पाई थी। ये आपको आर्मी की ट्रेनिंग ही दी गई थी ना, या कि गलती से आपको कोई और ट्रेनिंग लेकर आए हैं। रेहाब ने एक जोरदार थप्पड़ उसके बाजू पर मारा था, जो सीधा उसके आउच थप्पड़ एन जख्म के ऊपर लगने की वजह से वहाँ से खून निकल आया था और दर्द की वजह से अरहम हल्का सा बिलबिलाकर रह गया था। कुकू को क्या हुआ, ये खून आपका खून कैसे आ रहा है? रेहाब अरहम के चेहरे पर दर्द के आसार देखकर वाइट शर्ट पर लगा खून देखकर घबरा गई थी। अरहम ने अभी भी रेहाब को अपने हिसार से आज़ाद नहीं किया था। डोंट वरी कुछ नहीं हुआ, हल्का सा जख्म में ठीक हो जाएगा। अरहम ने रेहाब की आंखों में नमी देकर उसे तसल्ली दी थी। नहीं हल्के से जख्म से इतना खून नहीं निकलता, आप ज़रूर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं और आपने पहले क्यों नहीं बताया कि मुझे यहाँ जख्म है। जानती हूँ आप आर्मी वाले बहुत बाहिम्मत होते और हर तरह का दर्द बर्दाश्त करने का हौसला रखते हैं, मगर इतनी लापरवाही भी अच्छी नहीं होती। बैठे यहाँ मुझे देखने दे, इतना खून क्यों निकल रहा है? रेहाब की नज़रें तो अरहम के बाजू पर खून आलूद शर्ट पर ही जमी हुई थी। खुद को उसके हिसार से आज़ाद करता हुआ उसे अपने वापस ले गया। यार कुछ भी नहीं हुआ, तुम ऐसे ही परेशान हो रही हो, और यहाँ मैं तुमसे बाजू का जख्म इलाज नहीं करवाया बल्कि इस बेचारे का इलाज करवाने आया हूँ।
अरहम ने रिहाब का हाथ अपने हाथ पर रखते हुए दर्द के बावजूद भी आंखों में शोखी वाज़ह थी और उसका इलाज भी कर देती हूँ, पहले आप अपनी शर्ट उतारें।